देखो, कल अपन ने सर्कुलर मोशन पढ़ा था। आज अपन क्या देख रहे हैं? पेंडुलम देख रहे हैं, कॉनिकल। इस तरीके से जैसे ये शंकु की शेप बन गई, कॉनिकल बन गया। ठीक है, जैसे मैंने एक रस्सी ली, ठीक है, उसको ऐसे घुमा रहा हूँ मैं, तो जो पार्टिकल होगा वो तो यहाँ मोशन करेगा इस प्लेन में, जबकि जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, वो यहाँ से बंधी हुई है इस तरीके से। तो जो रस्सी है अब वो सीधी तो रह नहीं सकती, जब तक पार्टिकल रेस्ट में तब सीधी रहेगी, लेकिन जैसे ही मूव करेगी रस्सी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डायगोनल इस तरीके से ऐसे चलेगी। ठीक है, तो रस्सी जो है अपनी, जो स्ट्रिंग है, वो वर्टिकल से यानी कि ऊर्ध्वाधर से कोई ना कोई कोण बनाएगी थीटा। ठीक, और रस्सी है इसलिए क्या आएगी, उसमें टेंशन आएगी। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर कोई पार्टिकल है अपना, तो हमेशा नीचे की तरफ उस पर क्या लगेगा, mg। ठीक है, और बिकॉज ये घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ में, तो इस पर क्या लगने लग जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। तो हमारे पास इस ए पॉइंट पर कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये ए पॉइंट, डाउनवर्ड mg, आउटवर्ड mv²/r और डायगोनली t। अब देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा ऑब्वियसली, अल्टरनेटिंग एंगल्स। तो यहाँ पर मैंने थीटा एंगल बना लिया। ये इसलिए बनाया है क्योंकि देखो, ये जो पार्टिकल है ये सेम पाथ को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स कितना आना चाहिए, 0। तो अपवर्ड और लेटरल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये तो है नीचे की तरफ और ये है इस तरफ बाहर की तरफ, लेकिन ये डायगोनली जा रहा है, विकर्ण पर जा रहा है, तो इसको अपन क्या करेंगे, कंपोनेंट यानी कि घटक में डिवाइड कर देंगे। जैसे थीटा के साथ वाला घटक तो हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा, और बचा हुआ घटक क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो अपने पास जो बैलेंस इक्वेशंस बनेगी, ये टी साइन थीटा तो बैलेंस कर लेगा इसको, और टी कॉस थीटा बैलेंस कर लेगा इस mg को। तो अपने पास आ जाएंगी दो चीज़ें, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है, और mv²/r इज इक्वल टू टी साइन थीटा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो एंगल है ये कितना है, ये फाइंड आउट किया जा सकता है इजीली, क्योंकि जब भी एंगल फाइंड आउट करना होता है हम टेन थीटा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टेन थीटा। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन। तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज बिकम mv²/r होल अपॉन में mg। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टेन थीटा। देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू mv²/mrg। तो m से m कैंसिल आउट, तो टेन थीटा का वैल्यू मेरे पास आ गया v²/rg। इससे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो कितने एंगल पर रहेगी। अब देखो यहाँ पर ये जो थीटा है ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, रेडियस पे, ग्रेविटेशन पे और वेलोसिटी पे। अब हमें पता है कि जो ग्रेविटेशन है वो तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। रेडियस की बात करें तो ये स्मॉल r, और ये हो गई अपनी स्ट्रिंग की लेंथ l, ठीक है। तो ये l क्या है इस ट्राइंगल के लिए, हाइपोटेनियस, और ये r क्या है, रेडियस यानी कि बेस। बेस कैसे होगा भाई, परपेंडिकुलर होगा थीटा के सामने, ठीक है। ये बचेगा अपने पास क्या, बेस। तो बेस कितना हो जाएगा, l² - r² का होल अंडर रूट। तो यहाँ से अगर आप टेन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि r अपॉन अंडर रूट ऑफ l² - r²। तो इससे ये पता चलता है अपने को कि या तो टेन थीटा डिपेंड करेगा किस पे, वेलोसिटी पे, या फिर इसकी लेंथ और इसकी रेडियस पे। अब आप जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करोगे, जो रस्सी होगी, सिंपल सी बात है, देखो नॉर्मल फिनोमिना है, आप जितना तेज घुमाओगे रस्सी उतनी सीधी होती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि रस्सी इस तरीके से घूमने लगेगी, बिल्कुल ऐसे। ये आपका हिंज पॉइंट है, ये पूरी रस्सी सीधी हो चुकी है, यहाँ से आपने इसको पकड़ रखा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने वेलोसिटी बढ़ा दी। अब वेलोसिटी बढ़ाने पे क्या हुआ, ये एंगल 90 डिग्री में कन्वर्ट हो गया और थीटा बिकम 90। सो 1090 अपने पास होता है कितना, इन्फिनिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि v²/rg कितना हो गया, इन्फिनिटी, ठीक है। और ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी जब रस्सी टूटने वाली होगी, ठीक है। तो रस्सी इस चीज़ को होल्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये जो t है ये तो सेम हो गया, लेकिन mg को बैलेंस कोई नहीं कर पा रहा ना। इस तरीके की सिचुएशन है, ये टेंशन इधर और ये mv²/r इधर, नीचे क्या लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ mg। तो ये जो पार्टिकल है ये बबल करेगा, ऊपर और नीचे की तरफ लहराएगा, ठीक है। आप इसको प्रॉपरली एक प्लेन में बना के नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते,
बिकॉज ऑफ एम जी। तो आप जैसे जैसे स्पीड अप एंड डाउन करोगे वैसे वैसे ही ऊपर और नीचे क्या करने लग जाएगा, बबल करने लग जाएगा। और नॉर्मल केस में इसका एंगल इस फॉर्मूला से अपन डिनोट कर सकते हैं। ये था अपने पास कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है, जिससे अपन को ये पता चलता है कि जो एंगल है वो डिपेंड करेगा इसकी वेलोसिटी पे। अब जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाओगे, ठीक है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर बढ़ेगा, तो टेंशन के साइन वैल्यू का वैल्यू भी तो बढ़ने लगेगा, ठीक है। इसका मतलब स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो बढ़ता जा रहा है और एक पॉइंट तक ये टेंशन को बियर कर सकती है, यानी तनाव को सहन कर सकती है। उसके बाद रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अब सपोज इस पॉइंट पर मान लो रस्सी टूट गई और आपसे पूछा जाएगा कि ये पार्टिकल अब जाएगा कहाँ, बी पॉइंट पे। तो अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। जैसे ही यहाँ रस्सी टूटेगी ये पार्टिकल इस तरीके से सीधा चला जाएगा, ऐसे घूम रहा था, ठीक है, यहाँ पर आगे टूट गई तो वो सीधा चला जाएगा सामने, ठीक है, सामने वाले का सर फूट जाएगा अपने। तो ये था अपने पास कॉनिकल पेंडुलम यानी कि शंकुआकार पेंडुलम, ठीक है। इससे रिलेटेड मेन क्वेश्चन ये एंगल का आएगा, या फिर हो सकता है कि आपको एंगल दे दे, वेलोसिटी पूछ ले, रेडियस पूछ ले, लेंथ दे दे। तो मैंने दोनों फॉर्मूला आपके लिए बता दिए, ठीक है। अब अपन अगला टॉपिक देखते हैं। तो देखो इधर, जैसे ये अपने पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जैसे गाड़ी सीधी चल रही थी फिर हमने घुमाई तो एकदम से 90 पे तो घूमेगी नहीं गाड़ी, मोड़ आएगा प्रॉपर, ठीक है। अब यहाँ पर अपनी गाड़ी है, ठीक है। अब ये सर्कुलर पाथ है तो इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी, सपोज कैपिटल आर इसकी रेडियस है और ये वी वेलोसिटी से चल रहा है। तो इस पर अब अपन बात करेंगे जैसे फ्रिक्शन नहीं है, इन केस फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पर जैसे गाड़ी इस तरीके से, देखो नीचे तो क्या लगेगा, एम जी, ठीक है। और क्योंकि गाड़ी ऐसे घूम रही है तो नीचे तो लग गया एम जी और बाहर की तरफ क्या लग जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम जी की वजह से यहाँ पर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन, ठीक। अब हम कह रहे हैं विदाउट फ्रिक्शन, अगर विदाउट फ्रिक्शन आपको मोशन कराना है तो देखो एम वी स्क्वायर अपॉन आर को बैलेंस करना पड़ेगा। अब फ्रिक्शन है नहीं, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होता तो गाड़ी ऐसे चल रही है सपोज, तो गाड़ी अगर सेंटर की तरफ जाना चाहती है तो फ्रिक्शन उसे बाहर खींच लेता, बैलेंस हो जाता, ठीक है। या गाड़ी मान लो बाहर की तरफ स्किड होना चाहती है तो फ्रिक्शन उसे अंदर खींच लाता, तो भी गाड़ी बनी रहती बैलेंस, यानी कि अपना जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये बैलेंस हो जाता किसी तरीके से। पर बिना फ्रिक्शन के अगर इसको बैलेंस करना है तो हम क्या करें, भाई हमें कोई ना कोई फोर्स तो लगाना पड़ेगा। अगर ये गाड़ी बाहर जा रही है तो अंदर खींचना पड़ेगा इसको, और अगर अंदर जा रही है तो बाहर खींच के लाना पड़ेगा। तो बिना फ्रिक्शन में फिर अपन इसको क्या करते हैं, इंक्लाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंक्लाइन, यानी कि सड़क को थोड़ा झुका देते हैं अगर फ्रिक्शन एब्सेंट है तो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लो ये मैंने सड़क झुका दी, अब ये गाड़ी ऐसे चल रही थी, सामने आ रही है इस तरीके से, ऐसे घूम के जाएगी ये जो तिरछा मोड़ है, तो इसको अपन ऐसे घुमा देते हैं रोड को, तो नीचे की तरफ तो इस पर क्या लगेगा, एम जी, ठीक है। इस वजह से यहाँ इधर कौन सा आ जाएगा, एम जी साइन थीटा, और इधर कौन सा आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा, जो अपन ने इंक्लाइन पे किया था बिल्कुल वैसा का वैसे ही, और यहाँ हो जाएगा नॉर्मल एन, ठीक। अब ये गाड़ी जब घूमेगी, पहले तो अपन ने क्या पढ़ा था कि या तो नीचे जाएगी चीज़ या ऊपर, अब ये चीज़ ऐसे घूमी हुई है पूरी की पूरी 3D में, ठीक है। तो बाहर की तरफ इस पर क्या लगेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंटर के आउटवर्ड लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एम जी साइन थीटा ये बैलेंस करेगा किसको, एम वी स्क्वायर अपॉन आर को। जब फ्रिक्शन नहीं है तब अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा। अब दूसरा केस अपन लेते हैं, इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, यानी कि फ्रिक्शन हो तो बिना झुकाए भी अपन गाड़ी को चला सकते हैं। जैसे मैंने बताया था फ्रिक्शन खींच लाएगा अंदर, जैसे मान लो इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आउटवर्ड हो गया, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको अंदर खींचने की कोशिश करेगा, और अंदर खींचने की कोशिश करने के लिए इधर लगेगा अपने पास एफ एस, जब कोई इंक्लिनेशन नहीं है, सड़क क्या एकदम सीधी है, तो यहाँ पर अपने पास एफ एस अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अप्लाई करेगा ताकि इसको रोक सके, क्योंकि अपन जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, अपने मैक्सिमम वैल्यू को अप्लाई करेगा, तो एफ एस मैक्स इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दूसरी चीज़, एफ एस मैक्स एक्चुअल में होता कितना है, म्यू एस इंटू एन, और यहाँ पर एन इक्वल्स टू कितना होगा, एम जी, तो म्यू एस एम जी। तो इस इक्वेशन से इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं इजीली, तो अपने पास क्या आ जाएगा, म्यू एस
एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, अपन यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि कितनी आएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस आर जी, या v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। ये वैल्यू होनी चाहिए मैक्सिमम, कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर आप बढ़ाओगे तो इसका मतलब आपने वेलोसिटी बढ़ाई तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर का वैल्यू बढ़ गया, जबकि फ्रिक्शन तो इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकता ना। यानी कि अपना एम वी स्क्वायर अपॉन आर या तो छोटा होना चाहिए फ्रिक्शन से या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। मतलब जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो वो या तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल रहे या उससे कम रहे, तभी तो वो चीज़ मोशन नहीं करेगी। भाई हम चाहते हैं गाड़ी सीधी चले एकदम, ना तो इधर खिसके और ना ही इधर खिसके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो फ्रिक्शन लग सकता है मैक्सिमम, उसकी इक्वल अपन फोर्स लगा सकते हैं या उससे कम लगाओ, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है सेल्फ एडजस्टेबल होता है। अगर आप कम लगाओगे तो वो भी कम लगाएगा, बैलेंस कर देगा चीज़ को। पर अगर आप बढ़ाते जाओगे, सपोज करो जैसे मान लो मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 न्यूटन का अप्लाई होता है, अब आप इतनी स्पीड से चला रहे हो कि जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या फोर्स है वो 5 न्यूटन का आता है, तब फ्रिक्शन भी 5 का हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी दोनों चीज़ें। लेकिन बढ़ाते बढ़ाते अगर 10 के बाहर निकल गए 11 न्यूटन पे, तो फ्रिक्शन तो 10 ही लगा सकता है ना, तो फिर 1 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स उसको बाहर खींचेगा और गाड़ी कहाँ चली जाएगी, बाहर। इसलिए मोड़ पे अपने को मैक्सिमम स्पीड इतनी ही रखनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये आ रहा है म्यू एस आर जी, ठीक है, क्योंकि जैसे अपन रोड बनाएंगे तो जितनी भी गाड़ियाँ उस पर चलेगी सबके लिए वो रेडियस तो सेम है और ग्रेविटी सब पे वैसे ही सेम लगेगी। तो फिर साइकिल के लिए अलग स्पीड होती है। आप देखना कभी मोड़ पर जो बोर्ड लगे रहते हैं उस पर साइकिल का अलग होगा, बाइक का अलग होगा, बस का अलग होगा, कार का अलग होगा, ट्रक का अलग होगा। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ म्यू एस। ये क्या है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है उनके बीच में कैसा नेचर है, वो कैसी है। जैसे जो साइकिल का टायर होता है वो पतला होता है और उसकी ग्रिप कम होती है, तो उसका म्यू एस क्या रहेगा, कम। इसलिए साइकिल की स्पीड भी क्या रखी जाएगी, कम रखी जाएगी। लेकिन जो ट्रक है उसके टायर बड़े होते हैं, ग्रिप अच्छी होती है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ज़्यादा, तो ट्रक आसानी से तेज़ स्पीड से वहाँ से निकल सकता है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब इसी को अगर अपन थोड़ा सा टिल्ट कर दें, मतलब देखो हमने यहाँ दो चीज़ें की। पहले क्या किया, सिर्फ टिल्ट किया विदाउट फ्रिक्शन, तब तो अपने पास ऐसी कंडीशन बनी, ठीक है। इसमें भी आप चाहो तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर ये थीटा तो चेंज नहीं करोगे ना आप, भाई रोड एक बार बन गई जो बन गई, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये वेलोसिटी जो है वो इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए और ना इससे कम। यहाँ पर दोनों चीज़ें, ना कम ना ज़्यादा, फिक्स वैल्यू से आपको गाड़ी निकालनी पड़ेगी अगर फ्रिक्शन क्या है, एब्सेंट है तो। क्योंकि फ्रिक्शन होता तो वो एडजस्ट कर लेता कम स्पीड पे भी अपना काम, लेकिन यहाँ पर इतना ही रहना चाहिए, फिक्स है ये। तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अपने पास वी स्क्वायर इक्व टू आ जाएगा आर जी साइन थीटा, देन v इक्व टू आर जी साइन थीटा का होल अंडर रूट। ये ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, ये फिक्स वैल्यू है अगर फ्रिक्शन क्या है, एब्सेंट है। तो आप इससे ज़्यादा इससे कम स्पीड पे गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आप कम चलाओगे तो एम जी साइन थीटा डोमिनेट करेगा और गाड़ी कहाँ चली जाएगी, अंदर। और अगर आप तेज़ चलाओगे तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर डोमिनेट कर जाएगा, गाड़ी कहाँ चली जाएगी, बाहर। पर यूजुअली ऐसा होता नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन तो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब फ्रिक्शन प्रेजेंट है तब अपने को इसको झुकाने की ज़रूरत नहीं है, बिना झुकाए काम चल जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, जैसे रेस ट्रैक वगैरह होते हैं, अब उस पर गाड़ी तेज़ स्पीड से निकलती है, ठीक है, तो इस स्पीड को और बढ़ाना चाहते हैं। तो बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन। मतलब विदाउट फ्रिक्शन हमने इसको झुकाया था सड़क को, और बिना फ्रिक्शन के अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो झुकाने की जरूरत नहीं है। अब फ्रिक्शन भी रखेंगे हम और सड़क को क्या कर देंगे, थोड़ा सा झुका भी देंगे, यानी दोनों चीज़ें। तो भाई दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा फिर, तो इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। फिर देखो ये अपनी कोई गाड़ी, ठीक, इस पर बाहर की तरफ कौन सा लगेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इस तरफ कौन सा लगेगा, एम जी साइन थीटा। इधर कौन सा लगेगा, एम जी कॉस थीटा। और इधर लग जाएगा नॉर्मल फोर्स एन, ठीक है। अब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो जो फ्रिक्शन होगा हमारा वो क्या होगा, हमेशा इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे गाड़ी अगर नीचे जाना चाहती है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर, ठीक है। और अगर गाड़ी ऊपर जाना चाहती है तो फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, नीचे। जैसे मान लो हम स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू बढ़ेगी।
तो गाड़ी कहाँ जाना चाहेगी, बाहर, बाहर की तरफ, सर्कल को छोड़ के बाहर भागना चाहेगी। तो उस केस में फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, इसका मतलब अपन यहाँ पर वेलोसिटी को हायर लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो ये कंडीशन तो बनेगी किसके लिए, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। ठीक है, और अगर अपन चाहे मिनिमम की बात करें तो मिनिमम का मतलब क्या हो गया, हम इस mv²r को कम कर रहे हैं, तो डोमिनेंट कौन होगा, mg sin थीटा। जैसे मैंने यहाँ बताया था ना कम कर सकते हो ना ज़्यादा कर सकते हो। अभी मैंने पहले क्या किया, इसको बढ़ाया तो बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन आ गया। ठीक है, अब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो भी बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, फ्रिक्शन आएगा। लेकिन उस केस में कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी अपने पास, जैसे ये mg sin थीटा और ये mv²/r, ये n और ये mg cos थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डिक्रीज करके ले जा रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं, तो गाड़ी कहाँ खिसकेगी, अंदर की तरफ। तो अब फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। सिंपल है, आगे बात समझ में। तो ये किसके लिए काम आएगी, मिनिमम वेलोसिटी के लिए। ठीक है, अब दोनों से अपन दो इक्वेशन बना सकते हैं। इस वाली से तो मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और इससे मिनिमम की। जैसे यहाँ पर अपने पास पहले फर्स्ट केस की बात करें तो mv²/r इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस fs। ठीक है, और दूसरे केस में अपने पास क्या हो जाएगा, mv²/r प्लस fs बराबर mg sin थीटा। इसमें तो इधर है और इसमें इधर है, और fs का वैल्यू कितना होता है अपने पास, μs mg cos थीटा। ठीक है, अब जिस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भाई, आपको क्या करेगा क्वेश्चन में, वो एक वैल्यू देगा वेलोसिटी की कि भाई किसी गाड़ी के लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इतना है और जो टर्न है वो इतने डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो आप बताओ कि ये गाड़ी इतनी स्पीड से उससे निकल सकती है या नहीं निकल सकती। तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वो कहता है कि क्या इतनी मैक्सिमम इससे ज़्यादा पे निकल सकती है क्या, तो आप मिनिमम कैलकुलेट कर लो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो पूछता है इससे कम पे निकल सकती है क्या, तो मिनिमम कैलकुलेट कर लो। तो आपका जो क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आप मैक्सिमम और मिनिमम की कैलकुलेशन कर सकते हो। इक्वेशंस मैंने आपको बता दिए, क्या है, क्या रहेगी, कैसे होगी। ठीक है, अब अपन क्वेश्चंस देखेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन है, देखो अब जैसे गाड़ी जब चलेगी, ठीक है, तो एक्चुअल में जैसे सर्कल पर अगर वो गाड़ी घूमती तो उसकी रेडियस अंदर की तरफ चली जाती, पर जब आप झुका दोगे तो गाड़ी ऐसे चल रही है, सपोज गोल गोल। ठीक है, इस तरीके से ये सीधा रास्ता था और ये सीधा रास्ता था, यहाँ आके ये टर्न कर गई। अब मैं अगर इसको झुका दूंगा तो जो रेडियस होगी वो कुछ ऐसी बनेगी, नहीं बनेगी, जो पाथ होगा वो ऐसे ही बनेगा, बीच में से वो कहीं से गोल घूम रहा है। ठीक है, तो जो mv²/r होगा वो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में चला जाएगा, और जो mg है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। ठीक है, अब अपने को नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल तो एकदम क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो तीन फोर्स हो गए। ठीक है, और अगर प्रॉपर मोशन कराना है, इसको अपने पाथ से नहीं हटाना है, ऐसे घुमाना है, तो इन तीनों को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर एंगल इकलौता ये दे रखा है थीटा, तो इनको बैलेंस करने के लिए जैसे mg वाला तो अपने को पता है, ये कितना हो जाएगा, mg sin थीटा, और ये कितना हो जाएगा, mg cos थीटा। पर इस केस में अब अपने को किसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे, mv² के भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे। एक तो ये हो जाएगा, जैसे देखो ये अपने पास एंगल कितना है, थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो फिर ये कितना आ जाएगा, थीटा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों तो 90 पे है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा mv²/r इंटू कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा जो कि कितना होगा, mv²/r साइन थीटा। तो अपने पास जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है, ये एक पॉइंट है ए। ठीक है, अब यहाँ पर एक फोर्स तो देखो, अब इसको मैं थोड़ा टिल्ट कर लेता हूँ लाइन में लाने के लिए, यानी ये तो हो जाएंगे क्या, हॉरिजॉन्टल, और ये चीज़ें हो जाएंगी वर्टिकल, और ये डायगोनली कहीं ना कहीं चली जाएंगी। जैसे ये अपन जैसा ये डायग्राम में वैसी बात करें तो mv²/r बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक है, mg नीचे लग रहा है, यहाँ पर mg sin थीटा
और यहाँ पर mg cos थीटा एज इट इज़। यहीं पर क्या है mv² r साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन है mv² r cos थीटा, और इधर इन दोनों को बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स काम में ले रहे हैं, नॉर्मल फोर्स। इस तरीके से अब देखो, जब आप किसी फोर्स के या किसी वेक्टर के कंपोनेंट कर लेते हो तो वो तो काम का रहता नहीं है, सिर्फ क्या काम आते हैं उसके कंपोनेंट्स, यानी कि इनके इफेक्ट को अब अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हमने इनको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक नीचे और एक ऊपर। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर अगर फ्रिक्शन नहीं होता, सपोज क्या नहीं होता, एब्सेंट होता अगर फ्रिक्शन, तब तो ये चीज़ें अपने को बैलेंस करनी पड़ती। विदाउट फ्रिक्शन तो अपने पास n तो कितना आ जाता, इन दोनों को जोड़ दो, यही n होगा, क्योंकि ना पार्टिकल नीचे जा रहा है ज़मीन में ना हवा में जा रहा है, ठीक है। तो n = mv² r साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। एज इट इज़ यहाँ पर अपने पास क्या हो जाता है mg साइन थीटा = mv² r cos थीटा, ठीक है। यहाँ से अपन mv² का वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी कि हम क्या निकालना चाहते हैं, v का वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, दोनों को या तो ऐड कर देंगे या क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और अपने पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब मैंने दूसरी कंडीशन क्या ली कि अगर इसमें फ्रिक्शन ऐड कर दूँ मैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन जो ऐड करूँगा वो मोशन के अपोजिट जाएगा, तो उसमें कोई खास चेंज होगा नहीं। अगर पार्टिकल नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, ऊपर, ठीक है। जैसे मैक्सिमम की बात करें अपन, तो मैक्सिमम के केस में क्या होगा, ये बढ़ेगा तो पार्टिकल कहाँ जाना चाहेगा, बाहर, तो फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, अंदर, यानी कि इस तरफ Fs, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें मिनिमम की, तो मिनिमम में ये वैल्यू कम होगी, तो डोमिनेंट कौन करेगा, ये, तो फ्रिक्शन अब कहाँ लग जाएगा, बाहर की तरफ। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी, देखो mv² r cos थीटा, और इधर ही क्या लग जाएगा Fs, इस तरफ क्या हो जाएगा mg साइन थीटा, ठीक है, नीचे की तरफ mg cos थीटा और mv² r साइन थीटा, और इधर कौन हो जाएगा n, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ से तो इक्वेशन अपने पास ये बनेगी mg साइन थीटा = mv² r cos थीटा प्लस Fs, ठीक है। और ये दोनों आपस में वैसे ही बराबर हो जाएंगे, तो n का वैल्यू आ जाएगा अपने पास, ठीक है। जैसे n का वैल्यू कितना आएगा, n = mg cos थीटा प्लस mv² r साइन थीटा, ठीक है। और हमें पता है Fs कितना होता है, μs n, तो n का वैल्यू ये रहा, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा mg साइन थीटा = mv² r cos थीटा प्लस μs, और n का वैल्यू ये रहा mg cos थीटा प्लस mv² r इंटू साइन थीटा। आई बात समझ में। तो इससे आप ये v निकाल सकते हो इजीली, और वो v कौन सा होगा, मिनिमम वाला, ठीक है। जबकि मैक्सिमम की बात करेंगे तो अपने पास ये है इक्वेशन, इसमें सिर्फ क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में फ्रिक्शन नहीं लिया था ना हमने, ठीक है। जबकि हम मैक्सिमम के लिए मैं फ्रिक्शन ऐड कर रहा हूँ, तो देखो फ्रिक्शन कहाँ ऐड किया, md साइन थीटा के पास, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्लस Fs, ख़त्म। ये n का वैल्यू आ गया, उसको यहाँ पुट कर देंगे, तो इससे तो क्या आएगी मैक्सिमम वेलोसिटी, और इससे क्या आ जाएगी मिनिमम वेलोसिटी। तो सिर्फ आपको करना क्या है, फोर्स को बैलेंस करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फोर्स कहाँ लगता है। जैसे यहाँ 3 फोर्स है इंपॉर्टेंट, पहला तो है ग्रेविटी, ये तो हमेशा कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड वर्टिकली, मतलब आप शेप कैसी भी लो, पाथ को कैसा भी बनाओ, ये हमेशा सीधा नीचे लगेगा, ठीक है। दूसरा अपने पास कौन सा है, नॉर्मल फोर्स, ये लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब जैसे जैसे सरफेस घुमाओगे, जैसे ये मेरा हाथ है, ये एक सरफेस है और ये मार्कर इसका क्या हो गया, नॉर्मल। अब जैसे जैसे ये हाथ घूमेगा वैसे वैसे ये नॉर्मल भी घूम जाएगा, इधर लाएंगे तो इधर आ जाएगा और नीचे ले जाएंगे तो नीचे चला जाएगा। तो ये कहाँ लगता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, जबकि ग्रेविटी कहाँ लगती है, डाउनवर्ड वर्टिकली,
ठीक है। तो दोनों के बीच में हो सकता है सम केस में दोनों बराबर हो जाए एक दूसरे के अपोजिट, पर इस केस में दोनों किसी ना किसी एंगल पे आ रहे हैं, ठीक है। तो वहां अपन कंपोनेंट करेंगे। तीसरा अपने पास कौन सा आया यहाँ, सेंट्रीपिटल, और ये लगता है आउटवर्ड अलोंग रेडियस, ठीक है। किसके अलोंग लगेगा, रेडियस के। अब जैसे ये पार्टिकल इस पाथ को फॉलो कर रहा था तो इसीलिए ये कहाँ लगा, mv² अपॉन आर बाहर की तरफ, ठीक है। अगर ये पाथ जो है ऐसा टिल्ट कर दिया जाए इस तरीके से, ठीक है, तो mv² अपॉन आर इधर चला जाएगा, ठीक है। और इसी को अगर पाथ को अपन ऐसा कर देंगे तो mv² अपॉन आर इधर चला जाएगा। एज इट इज़ अगर अपन पाथ को ऐसा कर देते हैं तो mv² अपॉन आर यहाँ चला जाएगा। तो mv² अपॉन आर की डायरेक्शन तो डिपेंड करती है किस पे, रेडियस पे, जबकि नॉर्मल कहाँ होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, और ग्रेविटी होती है डाउनवर्ड्स वर्टिकली। अगर ये तीन चीज़ें आपको आती हैं तो आप किसी भी टाइप के मोशन को समझ सकते हो, ठीक है, जिसमें सर्कुलर पाथ काम में आए। अगर सर्कुलर पाथ काम में नहीं आएगा तो ये दो चीज़ें काम में आएंगी आपके, ठीक है। तो ये तीन अपने एनएलएम के अंदर मेन इंपॉर्टेंट फोर्स हैं जिनकी डायरेक्शन अपने को याद रखनी है। और एक चौथा अपन अगर काम में लेते हैं तो वो है अपने पास फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का लगता है अपोजिट टू मोशन, यानी जिस तरफ पार्टिकल चलना चाहेगा उसके हमेशा कहाँ लगेगा, अपोजिट। अगर ये चार बातें आप याद रखोगे ना तो एनएलएम का कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी हो, ठीक है, आप उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है और कब लग रहा है। जैसे फ्रिक्शन तो तब लगेगा जब सरफेस के बीच में कोई ना कोई फ्रिक्शन हो, ठीक है, या सेंट्रीपिटल तब लगेगा जब कोई सर्कल बना है, और बाकी दो चीज़ें तो हमेशा अप्लाई होंगी। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम मिनिमम सब निकाल सकते हो। बस आपको ये चार मेन पॉइंट याद रखने हैं जो अपनी मेन ट्रिक रहेगी, ठीक है। तो कल अपन क्वेश्चंस करेंगे।